लुसेंट की अगर आपकी तैयारी है पक्की तो इन 45 में से 40 सवाल का आंसर देके अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको अगली वीडियो में आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा और ऐसे ही 11 बार टॉप करने वालों को हमारी कंपनी हमारी टीम की तरफ से एक विशेष उपहार भेजा जाएगा। तो पहला सवाल, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। हम सभी जानते हैं अतीत का यानी पास्ट का इतिहास में अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो थ्योरीडाइसिस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत होते हैं। ये तो कहीं ना कहीं थ्योरी में लिखा होगा ना, तो थ्योरीडाइसिस। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस, ये इज द राइट आंसर। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये आपको सवाल RAS RTS 1994-95 में भी आया है। इतिहास अपने को दोहराता है, ये हमें हर जगह सुनने को मिलता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास तुम्हें सबक सिखाएगी। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था हीगेल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो गोल, देखिए गोल जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। तो गोल 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 अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो ये आके यहीं खत्म होगा, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। गोल गोल करेंगे तो दोहरा रहा है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हीगेल, गेल गोल, गोल से गेल याद रख सकते हैं, यानी हीगेल ने ये सब कहा था। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये भी हीगेल ने ही कहा था कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। हमने इतिहास से यही सीखा कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। अगर सीखता ही तो इतिहास दोहराने की जरूरत ही नहीं होती। लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं, इसीलिए इतिहास दोहराते हैं। तो ये दोनों कथन हीगेल के द्वारा ही कहा गया था। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णित है? तो इतिहास शोषक और शोषितों वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बी इज द राइट आंसर। मार्क्स ने ये प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो अभी हमने देखा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है। तो ये कार्यालय के द्वारा कहा गया है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यानी विगत मतलब जो बीत गया उसकी राजनीति है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो किसने क्या कहा था? ये है तो ओकसाट जो है उन्होंने कहा था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। मतलब इतिहास जो है खुद में एक साइंस है, ये ओकसाट ने कहा था, है ना। ओकसाट, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओकसाइट एक नंबर सत्य है ना, एक साट, ये पूरी सत्य बात है। ट्रेवेलियन ने कहा था कि सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी ट्रैवल करता है। इतिहास वर्तमान के साथ बदलता है, यानी ट्रैवल करता है, घूमता है ना। ट्रैवल याद रख सकते हैं, ट्रैवल से ट्रेवेलियन। तो बी जाएगा 3 के साथ और एक ए जाएगा 2 के साथ। तो बी इसका सही आंसर होगा। ए 2 के साथ, बी 3 के साथ और सी कॉलिंगवुड जो है इन्होंने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, और ब्यूरी जिन्होंने कहा था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास
समकालीन इतिहास है। तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे ने। इनका मतलब यही है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास, तो जो भी इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो वर्तमान के समकालीन चीज़ों को अपने दृष्टिकोण में ध्यान रख के ही लिखते हैं। अच्छे जो टीचर होंगे वो इतिहास पढ़ाते होंगे तो वो इतिहास को वर्तमान चीज़ों से कनेक्ट करके आपको पढ़ाते होंगे। तो यही चीज़ है कि इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे ने, यानी कोच ने ये बात कहा था। जैसे हमारे स्टूडेंट का कोच कौन होते हैं? टीचर होते हैं। तो टीचर क्या करते हैं? इतिहास को वर्तमान स्थिति से जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ क्रोचे ने कहा था। तो हम याद रख सकते हैं हमारे टीचर भी कोच है, तो बेनेडिटो कोच इनका राइट आंसर होगा। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.H. कार्ने। ये इज द राइट आंसर होगा। इनका मतलब है कि इतिहास जो है वो वर्तमान और पास्ट का, मतलब प्रेजेंट और पास्ट का बात होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग के साथ कोई घटना घटती है तो इतिहास अगर हम पढ़े होते हैं तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है कि अरे इतिहास में ये चीज़ हुई थी, है ना। तो हमारा प्रेजेंट पास्ट से कनेक्ट करते हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट में बात होने लगता है। अरे ये चीज़ उसके साथ भी हुई थी कुछ साल पहले और आज मेरे साथ हो रही है, आज मेरे बगल वाले के साथ में हो रही है। यानी इतिहास और प्रेजेंट दोनों कनेक्ट करके आपस में बात करने लगते हैं। तो ये चीज़ कहा गया था E.H. कार के द्वारा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्त है? तो हम सभी जानते हैं बिफोर क्राइस्ट। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD, तो एनी डोमिनी, ये इज द राइट आंसर। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, यानी वर्ष 50 BC किसके बराबर होगा? वर्ष 150 BC के पहले आता है। तो 50 BC जो है 150 BC से पहले आएगा? नहीं, ये तो गलत हो गया। वर्ष 50 BC वर्ष 50 BC के बाद आएगा, तो ये सही होगा। ये B इज द राइट आंसर। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ 50 BC जो है इससे पहले 150 BC आएगा। हम लोग जानते हैं कि जब BC की बात होती है तो बड़ा वाला पहले आता है और छोटा वाला बाद में आता है। वही ईस्वी की बात होगी तो पहले छोटा वाला और फिर बड़ा वाला आता है। जैसे 2022 के बाद 2024, 26, 28 बाद में आएगा ना। लेकिन BC में ये चीज़ नहीं है, पहले 2024 आएगा, 2026 आएगा, फिर 2000 ईस्वी आएगा, 1998 में आएगा। ये BC के केस में उल्टा होता है, ज़्यादा वाला पहले आता है और कम वाला बाद में आता है। नेक्स्ट है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी। ये सवाल है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। विक्रम संवत, हम सभी जानते हैं कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में लागू किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में आया था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में आया था और कली संवत 3102 में आया था। तो इसके लिए राइट आंसर होगा D, ठीक है। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी, अभी ही हम लोगों ने देखा 58 BC में। नेक्स्ट शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किनके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। C इज द राइट आंसर। गुप्त संवत हम लोगों ने देखा था कि 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ होने का श्रेय इनको दिया जाता है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राजरोहण के
स्मारक के रूप में, यानी जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत आरंभ करवाया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 BC में प्रारंभ हुआ था, ये सही है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 से 320 में, सी भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में, ये गलत है। तो 1 2 3 तीनों सही है, यानी आपका सही आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किया था, किस उपलक्ष्य में? तो ये भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तो कलचुरी एक प्रकार का वो राज शासन था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा त्रैकुट संवत, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य छठे ने ये आरंभ किया था चालुक्य विक्रम संवत का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को, इसका श्रेय दिया जाता है लक्ष्मण सेन। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 शक संवत वर्ष होगा? यानी दिसंबर 2009 का वर्ष जो है वो शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष होगा? 2009 है। शक संवत हमारा प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, तो 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसको हम 78 माइनस कर देंगे तो 1931 इज द राइट आंसर। देखिए 1931 है, ये ए इज द राइट आंसर। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करना है, यानी विक्रम संवत जो 2070 है वो ईस्वी के अनुसार क्या होगा? तो इसको देखते हैं। 2070 है, विक्रम संवत हमारे शुरू हुए थे 58 BC में, तो सॉरी 57 BC में, इसको माइनस कर देंगे हमारा 2013 आंसर निकल के आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 आप लोग याद रखेंगे, इसको निकालने का भी हम बता देते हैं कि विक्रम और शक संवत। देखिए विक्रम संवत जो था वो 57 BC में चालू हुआ था और शक संवत 78 ईस्वी में, तो 78 ईस्वी हुआ, इसको 1 तक आने में बैक 1 ईस्वी तक आने में 78 वर्ष का समय लगेगा पीछे, उसके और पीछे 57 साल बढ़ेंगे तब जाके कौन आएगा? शक संवत। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 135 आ गया ना, तो 135 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या होगा? शक संवत 465 है शक संवत के अनुसार। अगर इसको हम 1 तक आएंगे तो हमको 78 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में, और वहां से और दूरी तय करेंगे, यानी 57 BC पीछे आएंगे, 57 साल पीछे आएंगे, तब जाके 57 BC आएगा। 57 BC जोड़ देंगे तो 600 आ गया ना। शक संवत का 465 जो होगा वो विक्रम संवत के अनुसार 600 BC होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा? विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, विक्रम संवत 2063 हो गया। तो विक्रम संवत शुरू हुआ था कब? 57 BC में, और शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। तो हमें पहले 1 ईस्वी तक जाना होगा, तो 1 ईस्वी तक पीछे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा कितना? 78,
यानी जब शक संवत शुरू हुआ था। उससे 57 साल और पीछे जाना है, तब जाके विक्रम संवत में हम जाएंगे, यानी 1928। शक संवत के अनुसार ये होगा 1928। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। पुरातत्व में अस्तर विन्यास निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष को क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए पुरातत्व स्तर विन्यास जो होता है स्टेनोग्राफी वो किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपण। कार्बन 14 जिसे C14 भी कहा जाता है, कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण की पद्धति का विकास किसने किया था? तो इसका डी इज द राइट आंसर है, बिलर्ड लिब्बी। बिलर्ड लिब्बी याद रखेंगे, बिलर्ड लिब्बी जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने ही कार्बन 14 की शुरुआत किया था और इसी के आधार पे हमारे सिंधु सभ्यता का जो वर्ष ज्ञात किया गया था इन्हीं के आधार पे किया गया था। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूना का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो वही कार्बन 14 के द्वारा ही ये सारी चीजें पता लगाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। कार्बन डेटिंग यानी C14 जो वो पढ़े थे, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु पता लगाया जाता है और उसी के अनुसार हम किसी भी सभ्यता का पता लगाते हैं और किसी चीज की कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना शुरू किया था। तो मानव ने लिखना शुरू किया था तब से माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का अंत और इतिहास की शुरू हो गई थी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब हुआ था? तो 600 BC माना जाता है कि 600 BC यानी ईसा पूर्व। सी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी लिपि को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, हमारी नेशनल कैलेंडर जो है, भारत की नेशनल कैलेंडर, वो शक संवत पर आधारित है। तो शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तद अनुरूप है? तो वो होगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, इस चीज को आप याद करके रखेंगे। तो इसने इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा है। तो इसका श्रेय ये आपको लुसेंट के पहले पेज में ही शायद मिल जाता है कि इतिहास को मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, आधुनिक कालीन यानी 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है, वो है सेलेलियस। इसको याद रख सकते हैं, सेलेलियस। सिलेबस है ना, हमारे इतिहास के सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेलेलियस। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो थे सेलेलियस। क्रिस्टोफ सेलेलियस इनका पूरा नाम था। क्रिस्टोफ क से किताब, क से क्रिस्टोफ, सौ से सिलेबस और सेलेलियस याद रखते हैं कि क्रिस्टोफ सेलेलियस ने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये 1638 से 1707 ईस्वी में ये काम किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी मेहनत को समझते हैं और चाहते हैं कि आपको रिवीजन हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो कान में लीड डाल के अपने पूरी किताब को रिवाइज कर सके। तो नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? वो है अलबर्नी। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हम सभी जानते हैं कि अलबर्नी आए थे, तो क्योंकि
गुप्त संवत शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही। तो उन्हीं के समय अलवर्णी आया था। अलवर्णी ने अपने किताब जो लिखे हैं तहकीक-ए-हिंद, उसमें इसकी अच्छे से चर्चा किए हैं। तो चलिए यहीं पे आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पूरी ईमानदारी के साथ कि आपने कितना सही जवाब 45 क्वेश्चन में दिया है, और जिन्होंने जितना दिया होगा उतना लिखेंगे। हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, आपको रिवीजन करने में हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद हो जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद। मज़ा आया।